हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हम एक्वापोरिन्स के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्वापोरिन्स होते क्या हैं, फिर हम समझेंगे कि क्या कैसे काम करते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और लास्ट में हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम देखें, हमारा जो सेल होता है दोस्तों, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं और इनका बेसिकली काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाना। क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोस्तों, वो लिपिड से बनी होती है और लिपिड्स जो है वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि पानी से डरने वाले मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस कंडीशन में वाटर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इतनी एफिशिएंटली क्रॉस नहीं कर सकता है। अगर वो क्रॉस करने की कोशिश करेगा भी तो बहुत स्लो क्रॉस कर पाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्योंकि लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फैट सॉल्यूबल है, यानी कि हाइड्रोफोबिक होती है, और पानी जो है उसका मॉलिक्यूल बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर भी लेगा, लेकिन ये इतना स्लो प्रोसेस होगा कि हमारे सेल के लिए इनफ नहीं होगा। हमारे सेल को पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, बिकॉज हमारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट जो है वो वाटर से ही बना होता है। इस केस में हम यहाँ पर सहायता लेते हैं एक्वापोरिन्स की, जो बेसिकली वाटर को फटाफट सेल के इधर उधर मूव करवाने में मदद कर सकती है। तो अगर हम यहाँ पर एक्वापोरिन्स की बेसिकली बात करें, तो ये बेसिकली क्या होते हैं दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट चैनल्स होते हैं। एक तरीके से आप समझ सकते हैं गेट की तरह होते हैं, जिसके थ्रू वाटर आराम से मूव कर सकता है, और इसकी वजह से जो वाटर की मूवमेंट है उसकी परमिएबिलिटी को 10 से लेकर 100x बढ़ा सकता है। मतलब अगर पानी सिंपल डिफ्यूजन करता, उसमें जिस स्पीड से जाता उससे 10 से 100 गुना ज्यादा स्पीड से चला जाएगा इस कंडीशन में। एक्वापोरिन जो है वो पानी को हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि जिस तरफ पानी का हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा उससे लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करवाएंगे। इसलिए इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, डिफ्यूजन भी कहते हैं, जिसमें आपने किसी फैसिलिटी का यूज किया और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करवाया। इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक्वापोरिन के बारे में इतना तो समझ चुके हैं कि एक्वापोरिन बेसिक करता क्या है, अब हम ये समझते हैं कि एक्वापोरिन दिखता कैसे है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहली बात, ये जो एक्वापोरिन है टेट्रामर होता है। टेट्रामर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि 4 सब यूनिट का बना होता है, और यहाँ पर ये जो 4 सब यूनिट होती है वो आइडेंटिकल होती है, मतलब चारों की चारों सब यूनिट सेम होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पहली सब यूनिट है, ये दूसरी सब यूनिट है, ये तीसरी सब यूनिट है, और ये चौथी सब यूनिट है। चारों की चारों सब यूनिट आइडेंटिकल होती है। अब ये जो 4 सब यूनिट्स होती है दोस्तों, ये किसकी बनी होती है, ये यहाँ पर अल्फा हेलिक्स की बनी होती है, यहाँ पर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर की बनी होती है। आप देख सकते हो इस तरीके का अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अगर आप यहाँ पर ईच सब यूनिट को ध्यान से देखोगे तो ईच सब यूनिट, मैं क्या बात कर रही हूँ, ईच सब यूनिट के बारे में बता रही हूँ कि ईच सब यूनिट जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 6 अल्फा हेलिक्स से बनी होती है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना, आप इस डायग्राम को और अच्छे से देख सकते हो, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर एक सब यूनिट का डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ वन सब यूनिट। उसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट है। और ये जो बीच में आपको ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोफिलिक लूप्स होते हैं जो इन हेलिक्स के बीच में प्रेजेंट है। इन लूप्स को आप पहचान सकते हो इनके एस्पैरेजिन अमाइनो एसिड के थ्रू। ये रहा, इनके पास एस्पैरेजिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता ही होता है। यहाँ पर जो ये 6 अल्फा हेलिक्स होती हैं, तो उसमें दो दो अल्फा हेलिक्स सेम होती है, जैसे ए और ए डैश सेम है, बी और बी डैश सेम है, सी और सी डैश सेम है। तो ये जो है एक सब यूनिट है। इस तरीके से टोटल 4 सब यूनिट्स मिलेंगी और यहाँ पर एक एक्वापोरिन की सिंथेसिस करेगी, जिसका काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। तो अब यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर के बारे में भी एक बेसिक आइडिया हो गया कि एक्वापोरिन दिखता कैसे। अब ये जो एक्वापोरिन है दोस्तों, इसने यहाँ पर क्या कर रखा है, ये लिपिड बाइलेयर है, इसमें इस तरीके से एक्वापोरिन प्रेजेंट है। अब इस एक्वापोरिन का काम होता है यहाँ से वाटर को मूव करवाना। इस कंडीशन में इस एक्वापोरिन के पास कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, जिन्हें हम कहते हैं एनपीए अमाइनो एसिड। एनपीए अमाइनो एसिड यानी कि एस्पैरेजिन, प्रोलीन और एलेनिन, ये 3 अमाइनो एसिड है जो एक्वापोरिन के पास होंगे ही होंगे। और ये यहाँ पर हेल्प करते हैं कि जो पानी है वो 1 बाय 1 यहाँ पर पास हो, एक के बाद एक पास हो। मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा एस्पैरेजिन अमाइनो एसिड और यहाँ पर ये रहे वाटर मॉलिक्यूल, यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है और ये यहाँ पर प्रेजेंट है हाइड्रोजन, ऑरेंज कलर का ऑक्सीजन है और ग्रे कलर का हाइड्रोजन है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है, एक्वापोरिन यहाँ पर है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो एक्वापोरिन है इसका एस्पैरेजिन अमाइनो एसिड है। एस्पैरेजिन अमाइनो एसिड के पास NH2 होता है प्रेजेंट, अमाइनो ग्रुप होता है, तो वही अमाइनो ग्रुप यहाँ पर आपको दिख रहा है एस्पैरेजिन अमाइनो एसिड का। आई एम सो सॉरी, CONH2 ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है, पूरा लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर वही आपको NH ग्रुप देखने को मिल रहा है इस कंडीशन में। और उसी के साथ साथ यहाँ पर इसके अमाइनो एसिड के पास कार्बोनाइल ग्रुप है। तो जो कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन होता है वो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करता है। एस्पैरेजिन अमाइनो एसिड का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर इसके ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल्स आराम से पास हो सकते हैं यहाँ पर एक्वापोरिन्स के थ्रू। यू कैन रीड इट आउट। कार्बोनाइल ग्रुप्स लाइनिंग द हाइड्रोफिलिक फेस ऑफ द पोर अलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब है कि इस तरीके से यहाँ पर ये एक्वापोरिन होते हैं, यहां से पानी पास हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये वाला जो हिस्सा होगा वो डेफिनेटली हाइड्रोफिलिक होगा, क्योंकि उसे यहाँ पर क्या करना है, पानी से इंटरेक्ट करना है। इस कंडीशन में जो यहाँ पर दो एस्पैरेजिन होते हैं वो इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली रखे जाते हैं कि यहाँ पर इन द सेंटर हेल्प टू टेदर अ सेंट्रल वाटर मॉलिक्यूल सच दैट बोथ वैलेंसेस ऑन इट्स ऑक्सीजन आर ऑक्यूपाइड। तो इस तरीके से यहाँ पे रखे जाते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो इस एस्पैरेजिन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसका जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर बाकी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर, इस तरीके से एक्वापोरिन्स एक एक करके वाटर मॉलिक्यूल को पास करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर एक्वापोरिन्स के बारे में आगे देखें तो एक्वापोरिन्स जो है ये माना जाता है कि सिर्फ और सिर्फ वाटर को ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ एक्वापोरिन्स होते हैं दोस्तों जो ग्लिसरॉल को भी डेफिनेटली सी बात है ट्रांसपोर्ट करते हैं। देयर आर फ्यू एक्वापोरिन्स, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग तरीके के एक्वापोरिन है, एक्वापोरिन 1 2 3 4, तो कुछ कुछ एक्वापोरिन वाटर के साथ ग्लिसरॉल को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। अभी यहाँ पर कुछ और रिसर्च चल रही है और कंट्रोवर्शियल भी है कि शायद यहाँ पर जो एक्वापोरिन है वो CO2, NH3, NO और ऑक्सीजन, क्योंकि ये गैसेस हैं तो ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी जा सकती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरी तरफ, लेकिन यहाँ पर ये माना भी जाता है कि ये गैसेस एक्वापोरिन्स के थ्रू भी पास हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर H2O2, पोटेशियम और क्लोराइड जो है इसको माना जाता है, लेकिन स्टिल ये कंट्रोवर्शियल है अभी कि एक्वापोरिन से पास हो सकती हैं या नहीं। अगर हम यहाँ पर आगे चले तो हम एक्वापोरिन्स को रेगुलेट भी कर सकते हैं। एक्वापोरिन्स को रेगुलेट करने का मतलब है कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक्वापोरिन को खोलना है या फिर बंद करना है, क्योंकि एक्वापोरिन यहाँ पर वाटर का मूवमेंट करवाता है, तो हर वक्त एक्वापोरिन को खोलना सही भी नहीं होगा, बिकॉज उस कंडीशन में कंटिन्यूसली वाटर फिर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर एक्वापोरिन को रेगुलेट कर सकते हो, पहली चीज फॉस्फोराइलेशन और डिफॉस्फोराइलेशन करके, यानी कि एक्वापोरिन पे जो सेरीन अमाइनो एसिड होता है उस पर आप फॉस्फोराइलेशन कर सकते हो या उसको हटा सकते हो। इसकी वजह से एक्वापोरिन के स्ट्रक्चर में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे, यानी कि उसका स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंजेस आएंगे, और जिसकी वजह से या तो एक्वापोरिन ओपन हो सकता है या फिर क्लोज हो सकता है। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पर एक्वापोरिन से कभी वाटर अगर ज्यादा एब्जॉर्ब करवाना है तो उसे ओपन करो, कम करवाना है तो क्लोज करो। इसकी वजह से हमारी बॉडी वाटर को एडजस्ट कर सकती है। दूसरा चीज, कैल्शियम जो है हमारे सेल में कितना कैल्शियम प्रेजेंट है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है एक्वापोरिन की ओपनिंग को। जितना ज्यादा कैल्शियम होगा उतने चांसेस है कि मोस्टली एक्वापोरिन जो है वो क्लोज हो जाए। इट्स अ चांस कि यहाँ पर अगर कैल्शियम बहुत ज्यादा है तो एक्वापोरिन क्लोज हो जाए। इसी के साथ साथ पीएच भी एक रोल प्ले करता है, अगर यहाँ पर लो पीएच प्रेजेंट है तो वो यहाँ पर एक्वापोरिन को क्लोज कर सकता है। सिमिलरली जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती है जिन्हें हम ROS कहते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, वो भी यहाँ पर एक्वापोरिन को ओपन या क्लोज में हेल्प कर सकती है। तो ये सारी चीजें अगर आप अपनी बॉडी में लेकर आते हो और एक्वापोरिन का मॉडिफिकेशन करते हो, फॉस्फोराइलेशन डिफॉस्फोराइलेशन करके, या कैल्शियम बढ़ाते हो, पीएच फ्लक्चुएट करते हो, ROS इंक्रीज करते हो, तो ये सारे एक्वापोरिन के ओपन या क्लोज होने में हेल्प प्ले कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने आपको ये बता दिया कि एक्वापोरिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे रेगुलेट कैसे करते हैं। अब हम ये समझते हैं एक्वापोरिन प्रेजेंट कहाँ होता है। ऑब्वियस सी बात है, एक्वापोरिन वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करता है,
तो ये हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह पर प्रेजेंट होता है, लेकिन मेन यहाँ पर अगर हम देखें किडनी में उसका बहुत मेन रोल आता है, क्योंकि किडनी में वाटर रीएब्सॉर्ब करना है, क्योंकि किडनी एक ऐसी जगह है जहां से यूरिन बनता है और हमारी बॉडी से पास होता है। ऐसे ही प्लांट्स में भी ये प्रेजेंट होता है एक्वापोरिन, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में नहीं होता दोस्तों, प्लांट्स में भी एक्वापोरिन प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था एक्वापोरिन अलग अलग तरीके का होता है, तो जैसे एक्वापोरिन Q1 है वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, जो आरबीसी में पानी को फटाफट ट्रांसपोर्ट कराता है। एक्वापोरिन 2 जो है वो किडनी की जो नेफ्रॉन होती है दोस्तों, उस नेफ्रॉन में एक स्पेसिफिक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पर एक्वापोरिन 2 प्रेजेंट होता है, और ये जो एक्वापोरिन 2 है वो यहाँ पर स्पेसिफिकली कब आता है, जब वेसोप्रेसिन से मैसेज आता है। वेसोप्रेसिन से मैसेज आने का क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने आज पानी बहुत कम पिया, इस कंडीशन में किडनी को मैसेज जाता है वाया वेसोप्रेसिन कि तुम पानी को रीएब्सॉर्ब करो, बॉडी में पानी कम है। उस कंडीशन में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे एक्वापोरिन 2 को लेकर आया जाता है और वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करवाया जाता है। तो यहाँ पर वेसोप्रेसिन जो है एक्वापोरिन को लेकर आता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। अगर हमारे पास एक्वापोरिन 2 नहीं प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में डायबिटीज इंसिपिडस जैसी कंडीशन हो सकती है, जिसमें हमें कंटिन्यूसली यूरिनेशन जैसा लगता है दोस्तों, क्योंकि इस कंडीशन में हमारी बॉडी जो है वो यहाँ पर वेसोप्रेसिन पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। वेसोप्रेसिन जो है इधर वो प्रेजेंट नहीं है, या वेसोप्रेसिन के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, या एक्वापोरिन में दिक्कत है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वाटर को रीएब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है किडनी से, और हमारी बॉडी से पानी निकलते जाए। इस तरीके से जैसे कि मैंने कहा अलग अलग एक्वापोरिन होते हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। एक्वापोरिन 1 जो है किडनी के सॉरी आरबीसी के पास मेनली होते हैं, बाकी किडनी के बाकी हिस्सों में प्रेजेंट होते हैं। एक्वापोरिन 2 बेसिकली किडनी के कलेक्टिंग डक्ट में होते हैं। एक्वापोरिन 4 जो है वो यहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर में होते हैं। मैंने आपको कहा था एक्वापोरिन जो है वो वाटर के साथ ग्लिसरॉल भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो एक्वापोरिन 3, 7 और 9 जो है वो वाटर के साथ ग्लिसरॉल का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये अलग अलग जगह पर प्रेजेंट रहते हैं, बट मेन जो है वो हमारे लिए एक्वापोरिन 1 और 2 होते हैं। अगर हम आगे चले तो मैंने जैसा कि कहा एक्वापोरिन प्लांट्स में भी होते हैं। अभी जो हमने देखा वो एनिमल्स का देखा, प्लांट्स में भी देखते हैं, क्योंकि प्लांट्स में भी वाटर का मूवमेंट बहुत होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। अगर हम यहाँ पर देखिए जो रूट्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से, फिर पानी जो है स्टेम के थ्रू ऊपर जाता है, उसके बाद जो लीव्स है वो यहाँ पर वाटर को लॉस कर देती हैं, यहाँ से वाटर को लॉस किया जाता है जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जो प्लांट के सेल्स होते हैं उसमें वाटर को स्टोर किया जाता है, और वाटर को स्टोर यहाँ पर वैक्यूल्स करते हैं, जो बहुत सारा चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल के शेप वगैरह को मेंटेन रखते हैं। तो प्लांट्स के पास भी एक्वापोरिन होता है ताकि लीव्स ताकि जो रूट्स है वो वाटर को एब्सॉर्ब कर ले, लीव्स जो है उनमें से पानी निकल जाए, अलग अलग जगह पर पानी का ट्रांसपोर्ट हो जाए। इन एक्वापोरिन्स को बेसिकली हम बोलते हैं MIP फैमिली, मतलब मेजर इंट्रिंसिक प्रोटीन फैमिली हम इन्हें बोलते हैं। इसमें अलग अलग तरीके के एक्वापोरिन्स हैं जिनका मैं अभी आपको नाम बताती हूँ। एक होते हैं PIPs मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। इनका बेसिकली काम होता है रूट में से पानी लेना या फिर लीव्स में से ट्रांसपिरेशन कराना। टोनोप्लास्ट इंट्रिंसिक प्रोटीन, टोनोप्लास्ट मतलब ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इसके अलावा NIPs नोड्यूलिन लाइक इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये रूट्स में, और रूट्स में जो नोड्यूल्स होती है वहां बेसिकली प्रेजेंट होती है। SIP और जिप जो है वो यहाँ पर भी प्रोटीन्स होते हैं, एक्वापोरिन्स होते हैं, जो बेसिकली ER और काफी सारी जगह पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स में भी अलग अलग एक्वापोरिन्स होते हैं, हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले है PIPs जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली रूट और लीफ में होते हैं, क्योंकि रूट में वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं सॉइल में से, और लीफ में ट्रांसपिरेशन करते हैं, यानी कि लीफ में से पानी का लॉस करते हैं। तो इसके लिए बेसिकली PIPs जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इस तरीके से PIPs प्रेजेंट है। सिमिलरली TIPs जो होते हैं टोनोप्लास्ट पे होते हैं, यानी कि जो वैक्यूल है उसकी मेम्ब्रेन जो है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, यहाँ पर ये होते हैं।
इनका काम होता है वैक्यूल और साइटोप्लाज्म के बीच में वाटर का एक्सचेंज करवाना, जिसकी वजह से वैक्यूल जो है वो वाटर को अच्छे तरीके से स्टोर कर सके और सेल की शेप मेंटेन कर सके। फिर आते हैं नोड्यूलिन 26 लाइक इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये बेसिकली दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, स्पेशली जो रूट्स और नोड्यूल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहां पर। ये सिर्फ और सिर्फ पानी नहीं ट्रांसपोर्ट करते, ग्लिसरॉल, अमोनिया, सिलिकॉन, बोरोन, आर्सेनाइड, इन सबको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये जो हमारी एनिमल्स के एक्वा ग्लिसरोपोरिन्स है उनसे काफी मिलते हैं। जो हमारे में एक्वापोरिन्स थे ना, ग्लिसरॉल और वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, उनसे काफी मिलते हैं। ये ग्लिसरॉल भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, अमोनिया भी करते हैं, सिलिकॉन भी करते हैं, बोरोन भी करते हैं और आर्सेनाइड भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये बेसिकली जो रूट्स है वहां पे प्रेजेंट होंगे और रूट्स में जो नोड्यूल्स होती है वहां पर प्रेजेंट होती है। ये न्यूट्रिएंट अपटेक, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो नोड्यूल्स है उनका बेसिकली काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। जो निप्स है वो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, पिंक कलर के निप्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यू कैन चेक इट आउट। आप यहाँ पर देख सकते हो न्यूक्लियस पे भी प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, बोरिक एसिड का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, यूरिया का भी करते हैं, ग्लिसरॉल का भी करते हैं, तो इन सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, मेनली अगर हम समझने की कोशिश करें कि कौन कौन से सेल्स में प्लांट्स के पास एक्वापोरिन्स होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम रूट से शुरू करें तो रूट्स की जो एपिडर्मिस होती है, जो सबसे यहाँ पर आउटर लेयर होती है, वहां पर होती है। फिर जो कॉर्टेक्स सेल्स होते हैं, एपिडर्मिस से अंदर कॉर्टेक्स सेल्स उधर भी होगी। फिर उसके अंदर जो एंडोडर्मिस है वहां पर भी होती है। एंडोडर्मिस के अंदर जो पेरिसाइकल है वहां पर भी होती है। फिर उसके अलावा जब हम वेस्कुलर बंडल्स में जाएंगे या जाइलम में जाएंगे तो जाइलम पैरेन्काइमा में भी प्रेजेंट होता है। तो इन सारी जगह पर एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पिप्स होते हैं, टिप्स होते हैं, निप्स। ऐसे ही फिर हम और ऊपर जाएंगे, यानी कि रूट से अगर हम स्टेम के पास जाएंगे तो स्टेम में भी जो जाइलम पैरेन्काइमा है, यानी कि हमारे पास दो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। तो जाइलम के जो पैरेन्काइमा सेल्स है उनके पास होता है, फ्लोएम के जो कंपेनियन सेल्स है उनके पास होता है। फिर कैम्बियल रीजन में भी प्रेजेंट। उसके ऊपर अगर हम लीव्स के पास जाएं तो लीव्स में जो यहाँ पर मीजोफिल सेल्स होते हैं उनके पास है, बंडल शीट सेल्स के पास है, गार्ड सेल्स के पास होता है, क्योंकि वहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट है। और उसी के साथ साथ लीव के भी वेस्कुलर पैरेन्काइम में प्रेजेंट होते हैं। तो रूट से लेकर लीव्स तक आपने देख लिया दोस्तों, हर जगह यहाँ पर एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्वापोरिन्स प्रेजेंट रहते हैं। पिप्स, टिप्स, निप्स, ये सारे अलग अलग तरीके के एक्वापोरिन्स जो होते हैं वो यहाँ पर प्लांट्स के पास रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरी की पूरी कहानी है एक्वापोरिन से रिलेटेड। हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि हमें अंदाजा लग जाए हमने जो भी पढ़ा है उससे सीएसआईआर जो क्वेश्चंस पूछता है क्या हम उसके जवाब दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है, एक्वापोरिन आर अ क्लास ऑफ प्रोटीन्स दैट आर रिलेटिवली अबंडेंट इन प्लांट मेम्ब्रेन। प्लांट मेम्ब्रेन में होते हैं, हमें पता है। अब आपको यहाँ पे बताना है एक्वापोरिन से रिलेटेड क्या सही है। एक्वापोरिन जो है वो यहाँ पर वाटर चैनल्स है मेम्ब्रेन पे, बिल्कुल सही बात है, चैनल्स होते हैं। ए ऑप्शन जैसे ही सही हो गया, इसे काट दो। सम एक्वापोरिन आल्सो ट्रांसपोर्ट अनचार्ज मॉलिक्यूल सच एज अमोनिया। यस, अमोनिया भी पास करते हैं, हमने देखा था कि अमोनिया को भी पास करते हैं। बी ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, इसे काट दो। द एक्टिविटी ऑफ एक्वापोरिन इज नॉट रेगुलेटेड बाय फॉस्फोराइलेशन। नहीं, हमने देखा था फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन से रेगुलेट होती है। सी ऑप्शन गलत हो गया, तो ए बी डी सही होगा। The activity of aquaporins is regulated by calcium concentration and reactive oxygen species। ये बात तो बिल्कुल सही है, इसके द्वारा यहाँ पर रेगुलेट करी जाती है, कोई दोहराई की बात है नहीं इसमें। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों? डेफिनेटली एंड डेफिनेटली यहाँ पर ए ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे ही अगला क्वेश्चन 2012 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्वापोरिन और वाटर चैनल्स इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बतानी है। Aquaporins are found in plant and animals, सही बात है। Aquaporins cannot transport uncharged molecules like ammonia, गलत बात है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। Phosphorylation and calcium concentration regulate aquaporin activity, सही बात है। Activity of aquaporin is regulated by pH and reactive oxygen species, सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया दोस्तों? बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। आप देख सकते हो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। अगर हम आगे चले, अगले क्वेश्चन पे चले, तो 2011 का क्वेश्चन था, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस एक्वापोरिन इज रेगुलेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ दिस। यहाँ पर कौन होगा? अभी हमने यहाँ पर देखा था एस्पैरेजिन, प्रोलिन, एलेनिन होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
ऐसे ही क्वेश्चन 2025 के दिसंबर के पेपर में पूछा गया था, मतलब रिसेंटली जो हुआ था CSIR में पूछा गया है, गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्वापोरिन मेडिएटेड वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। आपको इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशंस करेक्ट लगे इसके ऊपर बताना है। The activity of aquaporin is regulated or altered by pH and calcium concentration as well as phosphorylation. Yes, इसके द्वारा करी जाती है। ए ऑप्शन तो पक्का सही है। Aquaporin activity is also regulated by reactive oxygen species. यहाँ पर ये बात भी सही है, ए और बी सही हो गया, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, मुझे कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। Aquaporins are restricted only to epidermis and endodermis and not present in xylem parenchyma। भाई xylem parenchyma में भी होती है, phloem कंपेनियन सेल्स में भी होती है, सी गलत है। एक्वापोरिन डू नॉट मेडिएट इनफ्लक्स ऑफ मोरिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड इन साइटोसोल। भाई अब भी हमने देखा था कि वो ट्रांसपोर्ट कर रहा था, बिल्कुल अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर रहा था, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, विदाउट एनी डाउट दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये पढ़कर एक्वापोरिन के बारे में मजा आया होगा। वंस अगेन अगर आपको बंसल बायोलॉजी में पढ़ना है हमारे साथ, तो आप जुड़ सकते हो बंसल बायोलॉजी के कोर्सेज में। न्यूक्लियस बैच है जून 2026 के लिए, अलग अलग बैचेस हैं दोस्तों। आप सबको पता है कि बंसल बायोलॉजी पे टॉप 10 में भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, टॉप 100 में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है तो डेफिनेटली पढ़िएगा मेरे साथ। और ये हमारा पूरा एक्वापोरिन का लेक्चर। अगर आपको कोई और लेक्चर चाहिए यूट्यूब पे तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कि मैम हमें ये लेक्चर चाहिए, और ये वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होते भी हैं या नहीं, तो आप मुझे बताइएगा ताकि मुझे अंदाजा लगे और मेरे को लगे कि हाँ और वीडियोस अपलोड करने। स्पेसिफिकली कौन सी यूनिट टफ लगती है उसके लेक्चर्स चाहिए वो भी आप बता सकते हो, या फिर कोई एक स्पेसिफिक आइडिया हो तो वो भी आप बता सकते हो। बाकी ये सब एक्वापोरिन्स के बारे में था। आई होप आपको ये सब पढ़कर अच्छा लगा होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस सेशन।